Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll discuss all the weekly developments, all the important weekly developments related to the field of polity, Indian polity. Now the polity related current affairs that we are going to cover in this video would cover current affairs from 23rd of July to 29th of July. Alright? So बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, बट लाइक ऑलवेज जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम सोर्सेज भी देख लेते हैं, हम कौन से सोर्सेज कवर करेंगे पॉलिटी के करंट अफेयर्स के लिए। हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस हमेशा की तरह, पीआईबी यस, बट पॉलिटी के लिए हम दो और सोर्सेज जनरली कवर करेंगे। एक तो है पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। ये जो साइट है ना, ये जो ऑनलाइन पोर्टल है, इसमें एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से जो नए बिल्स आ रहे होते हैं ना, जो नए एक्ट पास होने होते हैं, वो कवर होते हैं, राइट? और एक है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, ईपीडब्ल्यू में कई बारी बहुत अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। दो आज की जो हमारी वीडियो होगी उसमें ईपीडब्ल्यू और पीआरएस नहीं है, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि फ्यूचर में जो भी वीडियोस आएंगी पॉलिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स होंगे, वो जनरली इन 5 सोर्सेज को ही फॉलो करेंगे। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ज्यादा फीचर करता है। ऑलराइट, तो एक बारी देख लेते हैं इस हफ्ते कौन सी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटी और कौन से इश्यूज हम कवर करेंगे। इश्यूज टू बी कवर्ड। नाउ सबसे ज्यादा न्यूज में जो रहा है ना, वो है पॉलिटिकल क्राइसिस इन राजस्थान। नाउ ये जो राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस है ना, ये हम यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट पता है क्यों हो जाता है? बिकॉज इट इज रेजिंग अप सम कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस। द ऑफिस ऑफ गवर्नर, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जो उठ रहे हैं इस क्राइसिस के दौरान, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरली कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वाला जो मुद्दा होता है ना, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या कर रही है और पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बट जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ जाता है ना, स्टैट्यूटरी क्वेश्चन आ जाता है, वहां यूपीएससी एस्पिरेंट को थोड़ा ध्यान से पैनी नजर रखनी होती है। तो इस पे हमने पैनी नजर रखी हुई है और इस पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चंस है उनको हम देखेंगे। फिर शशि थरूर जी ने इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल लिखा था कि इंडिया को ना प्रेसिडेंशियल सिस्टम पे शिफ्ट कर जाना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया के लिए बना नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही है ना, जैसे राजस्थान वाला जो क्राइसिस है, वो इसलिए है कि वो पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करता है इंडिया। अगर इंडिया प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो कर ले तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो एक तो शशि थरूर जी ने आर्टिकल लिखा है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की फेवर में, और एक और इंसान ने आर्टिकल लिखा है रिप्लाइंग टू शशि थरूर के कैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम बेटर है। ऑलराइट, देन एक आया था न्यूज हिंदू में, आर्टिकल आया था हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। बहुत सारी डिमांड उठ रही है, जो पुडुचेरी है, पौंडीचेरी, ये एक यूटी है, तो इसके लिए एक सेपरेट हाई कोर्ट होना चाहिए। अभी पुडुचेरी इज कवर्ड अंडर या इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, राइट? तो इसके इशू को देखेंगे। एंड एक आर्टिकल आया था रेप केसेस से रिलेटेड, जो जुडिशरी की सिस्टम है ना, जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस है रेप केसेस को लेके, उसके ऊपर एक आर्टिकल आया था कि हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव नहीं है टुवर्ड्स वुमेन। तो उसने कई इश्यूज रेज करे थे, उसे ब्रीफ में देख लेंगे। कई बारी सोशल इश्यूज में या पॉलिटी में, कई बारी एस्से लिखने में या कई बारी मेंस के आंसर लिखने के लिए ये इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है। Alright, तो बिना किसी देरी के, विदाउट फर्दर ado, let's begin with our first issue, which is political crisis और constitutional crisis in राजस्थान। Now, हम crisis in राजस्थान को देख लेते हैं। Now, crisis in राजस्थान पे कई आर्टिकल्स आए हैं, 2 हिंदू में आर्टिकल्स आए हैं, जैसे आप देख सकते हो, जुडिशियल इनडिसिप्लिन, अ गवर्नर्स टेस्ट, और काफी आर्टिकल्स, 3 आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में आया, हाउस वर्सेस कोर्ट, राजभवन धर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट मस्ट टेक इनटू अकाउंट एससी वर्डिक्ट, स्पीकर्स पावर्स, ये सारे आर्टिकल्स आए हैं। तो हमारी जो डिस्कशन होगी ना, वो इन्हीं सारे आर्टिकल्स का एक तरह से निचोड़ होगा। नाउ ये जो राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है ना, इसे जनरली हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 2 कंट्रोवर्सीज चल रही हैं। एक तो कंट्रोवर्सी है विद रिस्पेक्ट टू द ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर के रोल को लेके काफी सवाल उठ रहे हैं, और दूसरा राजस्थान हाई कोर्ट के डिसीजन को लेके काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, राइट? तो हम इन दोनों कंट्रोवर्सीज को देख लेते हैं, क्योंकि यही दोनों कंट्रोवर्सीज जो है ना राजस्थान के क्राइसिस में जो हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज को कवर करेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑफिस ऑफ गवर्नर, गवर्नर का क्या सिस्टम चल रहा है। ऑलराइट, इशू विद गवर्नर। नाउ ध्यान से सुनना, अभी रिसेंटली आपको पता है राजस्थान के बारे में, फिर भी मैं ब्रीफ में बता देता हूं कि राजस्थान में ना कांग्रेस की गवर्नमेंट है,
ठीक है, और दो बड़े बड़े लीडर्स हैं जो कांग्रेस में काफी ऊपर है। एक तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत और दूसरे सचिन पायलट हैं। ठीक है ना, सचिन पायलट एक तरह से रिबेल कर गए हैं और वो कहते हैं कि उनके साथ कम से कम 19 एमएलएज हैं। ठीक है, और बाकी जितने भी एमएलएज हैं ना वो अशोक गहलोत के साथ हैं। नाउ 19 एमएलएज जो सचिन पायलट जी के साथ है ना, उससे अशोक गहलोत जी की सरकार गिरेगी नहीं, राइट? इसीलिए अशोक गहलोत जी को जल्दी हो रही है कि मैं अपनी मेजॉरिटी प्रूव करूं, मैं हाउस में यह प्रूव करूं कि मेरे पास नंबर्स है। वो जल्दी करना चाहते हैं ना, इसीलिए उन्होंने गवर्नर को कह दिया कि आप जल्दी से ना लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुलाओ, जो विधानसभा है राजस्थान की उसका सेशन बुलाओ, क्योंकि जैसे ही आप सेशन बुलाओगे मैं अपनी मेजॉरिटी प्रूव कर दूंगा और फिर मैं निश्चिंत बैठ जाऊंगा। सचिन पायलट जी ने जो करना करते रहे, राइट ना। अशोक गहलोत जी ना रिपीटेडली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि सेशन बुलाया जाए, सेशन बुलाया जाए, बट एलिगेशन ये लग रहा है कि जो राजस्थान के गवर्नर है ना, वो हाउस का सेशन समन नहीं कर रहे, वो सेशन बुला नहीं रहे हैं। ठीक है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को अभी फंक्शन नहीं होने दे रहे हैं, ये वर्ड गलत होगा, फंक्शन नहीं होने दे रहे हैं, सेशन को समन नहीं कर रहे हैं, राइट? तो ये कंट्रोवर्सी चल रही है। तो एक बारी इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा अनपैक करते हैं, देखते हैं है क्या सिस्टम। नाउ जैसा कि आप जानते हो कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है, स्टेट का सबसे बड़ा ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑफिस होता है गवर्नर का, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट का सबसे बड़ा ऑफिस होता है गवर्नर का, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ये कहती है कि इन्हें बिना किसी पार्टिजनशिप के, बिना किसी की साइड देते हुए अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज निभानी है। बट चक्कर पता क्या है, गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और गवर्नर को रिमूव भी प्रेसिडेंट कर सकता है। ठीक है, गवर्नर को अपॉइंट करने का काम भी प्रेसिडेंट का, और प्रेसिडेंट जैसा कि आप जानते हो इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेगा एंड द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जब चाहे रिमूव कर सकता है। नाउ प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एक तरह से जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसका एक तरह से एजेंट ही बन जाते हैं गवर्नर, प्रैक्टिकल टर्म्स में अगर देखा जाए। दो कहा यह जाता है कि गवर्नर को किसी का एजेंट नहीं होना चाहिए, दिस इज द हाईएस्ट ऑफिस इन अ स्टेट। ठीक है, स्टेट जो राज्य होते हैं उनका सबसे हाईएस्ट ऑफिस है, इन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी विदाउट एनी बायस निभानी होती है। बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो एलिगेशंस हमेशा से लगते आए हैं कि जो गवर्नर होता है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट की तरह एक्ट करता है। नाउ अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट पार्टीज की हैं, जैसा कि अभी है, सेंटर में बीजेपी है और राजस्थान में कांग्रेस है, तो जो गवर्नर होगा ना, जनरली एलिगेशन ये लगते हैं कि उस केस में गवर्नर ना सेंटर में जो पार्टी है उसका एजेंट एक्ट करता है, और इसी वजह से कंट्रोवर्सी आ रही है। कंट्रोवर्सी पता क्या आ रही है? कंट्रोवर्सी ये आ रही है कि जैसे प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ना, वैसे ही गवर्नर इज ऑल्सो बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन स्टेट। स्टेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनसे बाउंड है गवर्नर का एक्शंस। ये जो एडवाइस देंगे गवर्नर को वही करना पड़ेगा। बट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक और चीज है, उसमें यह चीज है कि कई डिस्क्रिशनरी पावर्स दी हुई है गवर्नर को। डिस्क्रिशनरी मतलब वो पावर जिसमें गवर्नर का एक्शन इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये भी हम जानते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बेसिस पे नहीं चलेगा वो गवर्नर का एक्शन, गवर्नर को डिस्क्रिशनरी पावर्स मिली हुई है। नाउ गवर्नर किस केस में अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसमें गवर्नर इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? वो कॉन्स्टिट्यूशन ने खाली छोड़ा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर डिसाइड करेगा कि कहां कहां उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं, कहां नहीं, राइट? तो इस मोमेंट पे अभी पता है क्या हो रहा है राजस्थान में? जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट है वो गवर्नर को बोल रही है कि आप विधानसभा का सेशन बुलाओ। गवर्नर कह रहे हैं कि अभी मैं श्योर नहीं हूं, मुझे लगता है कि कई एमएलएज ऐसे हैं जिनको ना फोर्स किया जा रहा है, कई एमएलएज को फोर्स किया जा रहा है, कई एमएलएज अपना खुद का डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए मैं वेट करना चाहता हूं, तभी मैं सेशन बुलाऊंगा। बट अशोक गहलोत कह रहे हैं कि नहीं, आप अभी बुलाओ, मुझे अभी अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी है। प्लस जो राजस्थान के गवर्नर है वो ये भी कह रहे हैं कि अभी कोरोना वायरस बहुत ज्यादा चल रहा है, तो इसीलिए मैं सेशन नहीं बुला सकता, नहीं तो इन्फेक्शन फैल सकता है।
राइट ये सारी चीजें बोलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो गवर्नर है ना इस टाइम पे स्टॉल कर रहे हैं, समन नहीं होने दे रहे हैं। नाउ बहुत सारे लोग स्पेशली द कांग्रेस गवर्नमेंट इन राजस्थान इज ब्लेमिंग द गवर्नर फॉर टेकिंग साइड्स विद द रूलिंग बीजेपी इन सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कह रहे हैं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बीजेपी है ना उसके एजेंट बने हुए हैं, और बीजेपी चाहती है, बीजेपी को ना भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। बीजेपी चाहती है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करके थोड़े से एमएलए तोड़ ले कांग्रेस के और कांग्रेस की सरकार गिर जाए, इसीलिए फ्लोर टेस्ट नहीं होने दे रहे हैं, इसीलिए सेशन नहीं बुलाने दे रहे हैं। तो इसीलिए पॉलिटिकल टसल है बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी, पर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन आ गए हैं, राइट, कि क्या गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस माननी चाहिए या ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, इस पे क्वेश्चन है। क्लियर? चलो एक बारी पढ़ लेते हैं क्या मुद्दा है। इशू विद गवर्नर। राजस्थान गवर्नर कलराज मिश्रा रिफ्यूज सीएम अशोक गहलोत रिकमेंडेशन टू कन्वीन अ सेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, नाउ आर्टिकल 163 ये गवर्नर का ऑफिस बनाता है, और आर्टिकल 174 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द गवर्नर्स रोल इन कन्वीनिंग एन असेंबली सेशन। आर्टिकल 174 कॉन्स्टिट्यूशन के में लिखा हुआ है कि गवर्नर कब लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन बुला सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 174 it gives the governor the power to summon the house or each house of the legislature to meet at such time and place as he thinks fit। तो आर्टिकल 174 तो क्लियरली कह रहा है कि गवर्नर को अगर ठीक लगता है वो सेशन बुला ले, जब उसने बुलाना है, कहां बुलाना है, किस टाइम बुलाना है, ये गवर्नर की डिस्क्रिशन है। नहीं, डिस्क्रिशन नहीं लिखा है, बट ये गवर्नर डिसाइड करेगा ना। इस पे मुद्दा ये उठ गया कि ये जो गवर्नर की पावर है एज ही थिंक्स फिट, इज इट बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नर की ये डिस्क्रिशनरी पावर है। ना इस केस में गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन अपना रहे हैं, राइट। ये जो क्वेश्चन है ना कि ये पावर ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी है या क्या कहते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से बाउंड है, इस क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल कर दिया है। एक केस हुआ था विच इज कॉल्ड नबम रेबिया एंड बमांग फीलिक्स केस 2016 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कह दिया था कि अगर गवर्नर को कोई एक्शन लेना है तो गवर्नर का एक्शन इज बाउंड बाय काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। गवर्नर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता अनलेस स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अप्रूवल से, एड एंड एडवाइस के बगैर नहीं ले सकता। हां, एक केस हो सकता है जहां गवर्नर अपने आप से डिसीजन ले सकता है, और वो पता क्या केस है? अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, दे हैव लॉस्ट मेजॉरिटी इन द हाउस। ठीक है, अगर गवर्नर को लगता है कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनकी तो विधानसभा में मेजॉरिटी नहीं है, तो लीगली देखा जाए तो ये पावर में है ही नहीं, तो इसलिए मैं इनकी एड एंड एडवाइस नहीं मानता। अगर वैसी सिचुएशन है तो गवर्नर अपना मतलब इनकी बिना इनकी एडवाइस के चल सकता है, बट अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो गवर्नर को इनकी एडवाइस माननी पड़ेगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में कह दिया था, राइट। नाउ क्वेश्चन ये उठता है कि ये कब डिसाइड होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी है या नहीं है। अगर गवर्नर को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मेजॉरिटी नहीं है और मैं अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता हूं, तो गवर्नर को पता क्या करना पड़ेगा? इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसको मौका देना पड़ेगा कि वो अपनी मेजॉरिटी प्रूव करे। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है ये आया था एसआर बोमाई केस में। एसआर बोमाई केस क्या है डिटेल में हम करेंगे कभी, बट अभी आपको यह पता होना चाहिए कि अगर गवर्नर को लग रहा है, अगर गवर्नर को डाउट है कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है, तो गवर्नर ऐसे नहीं कह सकता कि मुझे लगता है इनकी मेजॉरिटी नहीं है, मुझे लगता है, बस मुझे लगता है तो इसीलिए मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले रहा हूं। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है अगर गवर्नर को ऐसा लगता है कि इनकी मेजॉरिटी नहीं है तो गवर्नर को इनको चांस देना पड़ेगा कि अपनी मेजॉरिटी प्रूव करो, राइट। और वो प्रूफ तभी होगा जब सेशन बुलाया जाएगा। जैसे ही सेशन बुलाया जाएगा ये लोग अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे, प्रूफ कर दी तो ठीक है, नहीं तो फिर इनकी सरकार गिर जाएगी, राइट। अब क्वेश्चन पता क्या उठ रहा है? बहुत सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि गवर्नर जो इस केस में, राजस्थान के केस में, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज नहीं निभा रहे। जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट है वो कह रही है कि आप सेशन बुलाओ, हम अपना वो करेंगे, क्या कहते हैं, हम अपनी मेजॉरिटी प्रूव करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से गवर्नर इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, बट गवर्नर स्टॉल कर रहे हैं, अभी तक सेशन नहीं बुला रहे हैं। अब इसका एक ही रीजन हो सकता है अगर गवर्नर इनकी बात नहीं मान रहे, वो ये कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं है। बट अगर इनके पास मेजॉरिटी नहीं है तो इन्हें मौका देना चाहिए प्रूव करने का। गवर्नर वो भी नहीं दे रहे क्योंकि उसके लिए सेशन बुलाना पड़ेगा, और वही तो अशोक गहलोत कह रहे हैं,
राइट? तो इसीलिए ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है ना वो कटघरी में आ गया। ऑलराइट, नाउ ये तो कंट्रोवर्सी है ऑफिस ऑफ गवर्नर की। अब देख लेते हैं राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से क्या कंट्रोवर्सी हुई है, राजस्थान हाईकोर्ट में क्या हो गया। ऑलराइट, नाउ इसको समझने से पहले ना आपको थोड़ी बहुत ही बैक स्टोरी पता होनी चाहिए, एक चीज पता होनी चाहिए आपको। नाउ जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आप में से कई लोग, कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 191 है ना, इट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, कि कौन सी सिचुएशन में एमएलएस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, राइट? ठीक है, बहुत सारी चीजें दी आर्टिकल 191 में, बट ना एक बारी कॉन्स्टिट्यूशन में आई 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आपने इसमें क्लॉज 2 डाल दिया। अच्छा, क्लॉज 2 में पता क्या डाला है कि एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन। इसे हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन प्रोविजन डाला है, एंटी डिफेक्शन प्रोविजन। ठीक है, नाउ डिफेक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल 200 मेंबर्स का 200 मेंबर्स की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और मेरी पार्टी है, मेरे पास टोटल 120 एमएलएज है। ठीक है, नाउ जो पार्टी बी है ना, दूसरी पार्टी, वो क्या करती है, मेरे 30 एमएलएज को ना पैसे पूसे खिला देती है और कह देती है कि मेरी साइड आ जाओ। तो वो 30 एमएलएज दूसरी पार्टी की तरफ चले जाएंगे और मैं 90 पे आ जाऊंगा, दूसरी पार्टी ज्यादा पे आ जाएगी, तो उसकी गवर्नमेंट बन जाएगी, राइट? ऐसा बहुत होता था हमारे कंट्री में, बहुत सारी राज्य सरकारों में, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में ऐसा बहुत होता रहता था। इसे हम कहते थे आया राम गया राम पॉलिटिक्स, राइट? हॉर्स ट्रेडिंग भी इसे कहते हैं, कि पैसे खिलाओ, एमएलए खरीद लो, आपकी सरकार बन जाती है, राइट? तो जिसके पास पैसा होगा वो तो हमेशा सरकार बनाएगा, है ना? तो इससे बचने के लिए आप लेके आए एंटी डिफेक्शन, के अगर कोई आपकी पार्टी छोड़ देता है तो उसकी मेंबरशिप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी, वो एमएलए ही नहीं रहेगा। ठीक है, अच्छा, एंटी डिफेक्शन में एक और चीज डाल दी इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 120 एमएलएज हैं और मैं कोई ना बिल लेके आ रहा हूं, अब उस बिल पे ना वोटिंग होगी पार्लियामेंट में, मैं अपने सारे मेंबर्स को बोल देता हूं 120 एमएलएज को कि आपने यस वोट करना है इस प्रोविजन के लिए। अब उसमें से 40 लोग जो होते हैं ना वो नो वोट कर देते हैं, राइट? अब एंटी डिफेक्शन के तहत ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं अपने पार्टी मेंबर्स को कह दूं कि आपने यस ही वोट करना है और वो नो वोट कर देते हैं तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर एंटी डिफेक्शन। इसे हम कहते हैं कि पार्टी हाई कमांड ने विप इशू कर दी। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे सारे मेंबर्स यस वोट करें तो मैं विप इशू कर दूंगा। अगर मैंने विप इशू कर दी तो सबको यस करना पड़ेगा, अगर कोई नो कर देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अंडर एंटी डिफेक्शन। नाउ ये जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी थी ना, जिसके तहत आपने क्लॉज 2 डाल दिया था, क्लॉज 2 के साथ साथ आपने ना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल भी डाल दिया था। ठीक है, उस 10th शेड्यूल में सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि किस केस में मेंबर डिस्क्वालीफाई होता है, किस में नहीं होता, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं 10th शेड्यूल में। तो आर्टिकल 191 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि मेंबर शैल बी डिस्क्वालीफाइड अंडर एंटी डिफेक्शन एज मेंशन इन 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल के हिसाब से हो जाएगा और 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन से ही डील करता है। अच्छा, इसी 10th शेड्यूल में लिखा है कि फाइनल डिसीजन ऑन वेदर अ मेंबर इज क्वालिफाइड और डिस्क्वालीफाइड, एंटी डिफेक्शन के तहत कोई अगर एमएलए डिस्क्वालीफाई होता है तो फाइनल डिसीजन होगा स्पीकर ऑफ द हाउस का। ये 10th शेड्यूल में ही लिखा हुआ है कि स्पीकर की फाइनल अथॉरिटी है, राइट? क्लियर ना? हुआ क्या, जैसी ये अमेंडमेंट आई और आपने ये चेंजेस करे, बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, दिस इज अगेंस्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? वो लोग ये कहते थे कि आप एक तरह से एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की फ्रीडम छीन रहे हो, राइट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन छीन रहे हो। अगर मेरी पार्टी हाई कमांड ने विप इशू कर दिया कि आपने इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे या बिल पे यस कहना है, पर मेरी कॉन्शियंस कहती है कि नहीं, नो कहना है मैंने, पर मेरे पे तो विप इशू हुआ है तो मैं यस तो कह नहीं सकता, मैं अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मार रहा हूं, राइट? तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने कह दिया था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ना सुप्रीम कोर्ट में ले गए। जब ये सुप्रीम कोर्ट में ले गए, ये ले गए सुप्रीम कोर्ट में 1992 में, और इस फेमस केस को हम कहते हैं किहोतो होलोहान केस। किहोतो होलोहान केस। नाउ अंडर किहोतो होलोहान केस सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये 52nd अमेंडमेंट है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये वैलिड है। 10th शेड्यूल जो है
ये भी वैलिड है और इसका कोई भी प्रोविजन इनवैलिड नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट किहोतो होलोहान केस के तहत कह देता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज वैलिड, दिस अमेंडमेंट इज वैलिड, दिस 10th शेड्यूल इज वैलिड। ठीक है। नाउ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस होते हैं ना, अगर कोई भी केस जो कॉन्स्टिट्यूशन से डील करता है सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट एक अलग बेंच ऑफ जजेस बिठाता है। बेंच मतलब सेट ऑफ जजेस, ठीक है। और उस बेंच को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो ये जो किहोतो होलोहान केस था ना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाया था और वो बेंच था 5 जजेस का, 5 जजेस का बेंच था। अगर फ्यूचर में सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो उसने किहोतो होलोहान में कहा है, जो डिसीजन उसने किहोतो होलोहान में दिया है, वो सही नहीं था, उसको बदलने का टाइम आ गया। अगर सुप्रीम कोर्ट को फ्यूचर में ऐसा लगता है तो सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा जजेस का बेंच बिठाना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि 3 जज बिठा दिए और कह दिया किहोतो होलोहान में जो जजमेंट थी खराब है। नहीं, अगर 5 जजेस का बेंच था जिसने डिसाइड करा था किहोतो होलोहान का, तो अब सुप्रीम कोर्ट को 7 जज बेंच बिठाना पड़ेगा टू ओवरटर्न देयर डिसीजन इन किहोतो होलोहान। अच्छा, 7 क्यों है? ऑब्वियसली आपको पता है, अगर 6 होएगा तो अगर 3-3 डिसीजन आ गया, 3 जज कह रहे हैं हाँ, 3 जज कह रहे हैं ना, तो टाई हो जाएगा ना, इसलिए हम हमेशा ऑड नंबर लेके चलते हैं। खैर, 7 जज बिठाना पड़ेगा टू ओवरटर्न दिस डिसीजन। नाउ आपको ये पता है, ये क्लियर है। अब सुनना राजस्थान में क्या कहानी हुई है। राजस्थान में क्या हुआ है कि जो स्पीकर है ना, स्पीकर ने ना इन 19 एमएलएज जो सचिन पायलट के साथ थे, इनको नोटिस जारी कर दिया। इनको स्पीकर ने नोटिस जारी कर दिया, कह दिया, नोटिस में क्या लिखा है कि आप मुझे बताओ, शो कॉज नोटिस है एक तरह से, कि आप मुझे बताओ आपको एंटी डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालीफाई क्यों ना करा जाए। आप तो एक तरह से बागी हो रहे हो, आप तो रिबेल कर रहे हो, तो आपको एंटी डिफेक्शन के तहत हम क्यों डिस्क्वालीफाई ना करें, ये राजस्थान के स्पीकर कहते हैं। नाउ ये जो 19 एमएलएज है ना, ये राजस्थान हाई कोर्ट में वो डाल देते हैं, राजस्थान हाई कोर्ट में अपनी रिट पिटीशन डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो स्पीकर हैं, इन्होंने जो हमें नोटिस भेजा है, इस पे स्टे ऑर्डर लगाया जाए जब तक चीजें डिसाइड नहीं हो जाती। ठीक है। नाउ under 10th schedule, final decision on whether a MLA is disqualified under anti-defection lies with the speaker. स्पीकर के पास है ये डिसीजन। ठीक है। तो जैसे ही राजस्थान हाई कोर्ट में ये MLA रिट पिटीशन डालते हैं ना, तो जो स्पीकर है वो कहता है राजस्थान हाई कोर्ट ये रिट पिटीशन एडमिट ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फाइनल डिसीजन तो स्पीकर के पास है। बट राजस्थान हाई कोर्ट ना एडमिट कर देता है पिटीशन। नाउ राजस्थान हाई कोर्ट ये बोलता है, कहता है कि ना ये जो 19 एमएलएज है ना, इन्होंने फॉर्मली अभी तक कांग्रेस छोड़ी नहीं है, फॉर्मली इन्होंने कांग्रेस छोड़ी नहीं है, इसलिए इन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। स्पीकर पता क्या कहता है? वो कहता है मैंने अभी डिस्क्वालीफाई थोड़ी करा, मैंने तो सिर्फ नोटिस दिया है, आप कैसे पिटीशन एडमिट कर रहे हो? राजस्थान हाईकोर्ट फिर क्या कहता है? राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि स्पीकर ने जो ये नोटिस दिए ना, इन पे स्टे लगा दे, स्टेटस को मेंटेन कर दे, कोई नोटिस नहीं जाएगा इन 19 एमएलएज तक जब तक मैटर्स हम डिसाइड नहीं कर देते। अब स्पीकर कह रहा है कि मेरी नोटिस भेजने की पावर तो मेरी है, आप कैसे इस पे डिसाइड करते हो? ये टिफ है। थोड़ा और जानते हैं इस टिफ के बारे में, है ना। चलो, issues with Rajasthan High Court. The Speaker of Rajasthan Legislative Assembly issued notices to rebel Congress MLAs under 10th schedule. ठीक है। Rajasthan High Court admitted a petition challenging these notices and directed that status quo must be maintained. राजस्थान हाई कोर्ट ने इसी नोटिस को ही, इस नोटिस को जो चैलेंज किया था इन 19 एमएलए ने, उस पिटीशन को एडमिट कर लिया कि हाँ, हम देखते हैं कि ये नोटिस भी गलत हो सकता है। Now the speaker की क्या कंटेंशन है? Speaker alleges that the High Court is not within its right. ये हाई कोर्ट की jurisdiction ही नहीं है to pass these orders. Now क्यों हाई कोर्ट की jurisdiction नहीं है? अब ध्यान से सुनना। जो किहोतो होलोहान केस था ना, किहोतो होलोहान केस में ना एक और चीज डिस्कस हुई थी, which is paragraph 2 of schedule 10th शेड्यूल जो है जिसके अंडर एंटी डिफेक्शन है, उसका पैराग्राफ 2 पता क्या कहता है कि अगर कोई मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वॉलंटरीली मेंबरशिप छोड़ देता है ना कांग्रेस की, तो भी वो डिस्क्वालिफाइड होगा और स्पीकर का फाइनल डिसीजन होगा। फॉर एग्जांपल, मैं कांग्रेस पार्टी से एमएलए हूं और मैं कांग्रेस पार्टी को रिजाइन कर देता हूं, तो स्पीकर होगा ना जो राजस्थान का या किसी भी स्टेट का जहां पे चल रहा है मुद्दा, जो स्पीकर होगा वो मुझे डिस्क्वालिफाई कर सकता है और स्पीकर का डिसीजन फाइनल है।
ठीक है। नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इसलिए उठ रहा था कि लोग वही किहोतो होलोहान केस में जो उठ रहा था क्वेश्चन, नाउ किहोतो होलोहान केस में जजमेंट ये आती है कि पैराग्राफ 2 वैलिड है, अगर कोई वॉलंटरीली पार्टी छोड़ देता तो स्पीकर का डिसीजन फाइनल होएगा। क्लियर। अच्छा, किहोतो होलोहान में एक और चीज कही जाती है, किहोतो होलोहान में कहा जाता है कि जो हाई कोर्ट होगा ना या जो कोर्ट होगा वो तभी जुडिशियल रिव्यू कर सकता है जब स्पीकर अपना डिसीजन दे दे। इस केस में स्पीकर ने अभी तक अपना डिसीजन ही नहीं दिया, स्पीकर ने तो सिर्फ नोटिस जारी करा है, अभी तक उसने डिस्क्वालीफाई थोड़ी करा है। तो अगर उसने सिर्फ नोटिस जारी करा है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ नोटिस जारी करा है, तो कोर्ट ने कैसे पिटीशन एडमिट कर दी? ठीक है, ये कुछ मुद्दे चल रहे हैं। हां, ये जो 19 एमएलए हैं ये कहते हैं हमने तो अभी पार्टी छोड़ी ही नहीं, बट जो स्पीकर है वो ये कहता है कि मैंने तो अभी बस नोटिस दिए, नोटिस पे हाई कोर्ट ने कैसे एडमिट कर दिया? और किहोतो होलोहान तो क्लियरली कहता है कि नोटिस पे नहीं, फाइनल जब मैं बोल दूंगा तभी आप केस एडमिट कर सकते हो कोर्ट में, राइट? अब राजस्थान हाईकोर्ट क्या कहता है? राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि ना किहोतो होलोहान केस ना क्लियर नहीं था पैराग्राफ 2 के हिसाब से। पैराग्राफ 2 को चैलेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। मतलब क्या पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी है? पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब क्या लोग अपने लीडर के खिलाफ, पार्टी के लीडर के खिलाफ मतलब उससे डिफरेंस इन व्यू रख सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रख सकते हैं? क्या वो लोग कह सकते हैं कि मैं अपनी लीडर की बात नहीं मानता? अगर वो कह सकते हैं तो पार्टी में डेमोक्रेसी है, तो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी तो अच्छी बात है, होनी चाहिए। तो उस बेसिस पे पैराग्राफ 2 के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट नहीं दी, मतलब क्लैरिटी नहीं दी। तो राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि पैराग्राफ 2 के हिसाब से कोई क्लैरिटी नहीं आई है, इसलिए हम केस एडमिट कर रहे हैं। दूसरा, इन 19 एमएलए ने यह कहा है कि अभी तक हमने पार्टी से रिजाइन ही नहीं किया, तो इसलिए हम केस एडमिट कर रहे हैं, राइट? एक बारी ध्यान से सुनना। नाउ स्पीकर की क्या कंटेंशन है? किहोतो होलोहान केस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सेटल्स द क्वेश्चन रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की पूरी पावर है, ठीक है? द स्पीकर हैज नॉट गिवन हिज वर्डिक्ट, अभी तक स्पीकर ने वर्डिक्ट नहीं दिया है, एंड मियरली इशूड नोटिसेस। नाउ आपको पता है किहोतो होलोहान ने एक और चीज बोली थी। किहोतो होलोहान कहता है कि अगर कोई कोर्ट नोटिस पे ही रिएक्ट कर देता है, फाइनल वर्डिक्ट से पहले ही रिएक्ट कर देता है, तो वो कोर्ट इंटरफियर कर रहा है लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स पे। एंड अंडर आर्टिकल 212 जो आर्टिकल है ना, उसमें क्लियर लिखा है कि जो कोर्ट है ना वो किसी लेजिस्लेचर की इंटरनल वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो कोर्ट होगा वो लेजिस्लेचर की इंटरनल वर्किंग में इंटरफेयर नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है एक प्रिंसिपल विच इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी सेपरेट है, इनको सेपरेशन ऑफ पावर्स अलाउ करता है। तो आर्टिकल 212 क्लियरली कहता है कि कोर्ट इंटरफियर नहीं कर सकता इंटरनल वर्किंग को, ठीक है? और किहोतो होलोहान क्लियरली कहता है, किहोतो होलोहान केस, कि अगर फाइनल वर्डिक्ट से पहले कोर्ट ने इस पे जजमेंट दे दिया, केस एडमिट कर लिया, तो वो आर्टिकल 212 का उल्लंघन कर रहा है, मतलब इंटरनल वर्किंग में इंटरफेयर कर रहा है। अब इसी बात पे स्पीकर कह रहा है, मैंने तो सिर्फ नोटिस जारी करा है, अगर नोटिस अभी मैंने फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया तब राजस्थान हाईकोर्ट ने केस एडमिट कर लिया, दैट मींस राजस्थान हाईकोर्ट इंटरनल वर्किंग से इंटरफेयर कर रहा है, और वो आर्टिकल 212 के तो अगेंस्ट है। मेक सेंस? ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट क्या कह रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट भी तो कोई दलील दे रहा होगा, वो भी तो कुछ कह रहा होगा कि यार मैंने इसलिए एडमिट करा है। ऑलराइट, आर्ग्यूमेंट्स फॉरवर्डेड बाय द हाई कोर्ट। The High Court has framed 13 questions that recast the matter as one that involves larger questions of freedom of speech and expression. आपको याद है किहोतो होलोहान के टाइम पे भी एंटी डिफेक्शन लॉ को चैलेंज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो राजस्थान हाईकोर्ट कहता है कि हमें भी लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का केस है ये, तो इसीलिए हम एडमिट कर रहे हैं, क्योंकि किहोतो होलोहान ने पैरा 2 पे कुछ क्लैरिटी नहीं दिया ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी। और इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी के हिसाब से पैरा 2 पे क्लैरिटी नहीं दी है, इसलिए हमें क्लैरिटी के लिए ये केस एडमिट करना पड़ रहा है। दूसरा, द हाई कोर्ट वांट्स टू टेस्ट वेदर द सुप्रीम कोर्ट इन किहोतो होलोहान केस हैड टेस्टेड द वायर्स, मतलब लीगैलिटी of paragraph 2 clause 1 subclause A of 10th schedule in the context of intra-party democracy। ठीक है? अच्छा, तीसरा जो आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है वो ये कह रहा है 19 legislators against whom the anti-defection action is being taken by the speaker claim that they are still members of Congress party
Hence they are not disqualified under para 2. तो हाई कोर्ट कह रहा है कि ये 19 जो एमएलए हैं इनका पॉइंट तो सही है, हमने अभी तक पार्टी से रिजाइन नहीं करा, तो आप हमें कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो अंडर एंटी डिफेक्शन। बट जो स्पीकर है ना लेजिस्लेटिव असेंबली का, वो कह रहा है मैंने अभी तक डिस्क्वालीफाई करा कहां, मैंने तो सिर्फ नोटिस भेजा है। अगर नोटिस पे राजस्थान हाईकोर्ट वो कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, फिर तो आर्टिकल 212 का उल्लंघन हो रहा है, राइट। इसी को लेके स्पीकर चले गए थे सुप्रीम कोर्ट, मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। क्लियर, लेट्स सी आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है, बट आपको क्लैरिटी हो जानी चाहिए क्या सिस्टम है, आपको आर्टिकल्स भी याद होने चाहिए। हमने कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करे हैं? एक हमने डिस्कस करा है आर्टिकल 191 जो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएस, और हमने करा है आर्टिकल 212 वेयर कोर्ट्स आर बार्ड फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद द इंटरनल वर्किंग्स ऑफ अ लेजिस्लेचर, ठीक है, ताकि फ्रीडम रहे लेजिस्लेचर के पास। तो इन दोनों इश्यूज पे पंगा चल रहा है, इसका स्पेसिफिकली क्लॉज 2। अच्छा, एक और चीज, 10th शेड्यूल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जिनको लेके बात चल रही है और घमासान छिड़ा हुआ है, ठीक है। जिन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में, वो क्लियरली कह रहे हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का ना ये जो फैसला है ये ठीक नहीं है, दे आर क्रिटिसाइजिंग इट, जो आर्टिकल में लिखा है, खैर हम उस पर नहीं जाएंगे। प्लस दे आर ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर, द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नर। ऑलराइट, तो इसके कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे आपको समझ आ गए? अगर नहीं आए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऑलराइट, तो यहां हमारा राजस्थान वाला जो पॉलिटिकल क्राइसिस है उसके रिगार्डिंग हमें जितना पता होना चाहिए फॉर यूपीएससी वो हमने कवर कर लिया है। नाउ अब हम आ जाते हैं सेकंड इशू पे। ये इशू का नाम है प्रेसिडेंशियल वर्सेस पार्लियामेंट्री सिस्टम, और ये डिबेट स्टार्ट करवाई है शशि थरूर जी ने, जिन्होंने आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, और फिर ये डिबेट स्टार्ट हो गई कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही है डिफेक्शन वाली, ये जो राजस्थान में क्राइसिस चल रहा है और ऐसे कई क्राइसिस हुए हैं पुराने टाइमों में, उनका रीजन ये है कि हमारा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खराब है। शशि थरूर जी कहते हैं कि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे चले जाएं तो सिस्टम बेटर हो जाएगा, राइट। और उन्हीं को रिप्लाई करते हैं एक और इंसान जो बाद में आर्टिकल लिखते हैं, और वो कहते हैं नहीं शशि थरूर गलत है। हाँ, तो हम इन दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे, राइट। बट इन दोनों आर्टिकल्स को समझने से पहले ना आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा ब्रीफ में कि क्या फर्क है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम में। ऑलराइट, तो एक बारी वो देख लेते हैं। ये हो गया आपका प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये हो गया आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम। नाउ जैसा कि आप जानते हो कि जो स्टेट होती है ना, जो गवर्नमेंट होती है, उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, और एक होती है जुडिशरी, ठीक है। नाउ इनका काम है लॉ बनाना, लेजिस्लेचर का, जुडिशरी का काम है लॉ को इंटरप्रेट करना अगर कोई एम्बिग्यूटी आ जाए, और एग्जीक्यूटिव का काम है कि उस लॉ को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। नाउ जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जिसका काम है लॉ को इंप्लीमेंट करना, उसका अलग इलेक्शन होता है, लेजिस्लेचर का अलग इलेक्शन होता है, और जुडिशरी तो अपॉइंट होती है दोनों केसेस में, राइट। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पता है क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम में है कि पूरे लेजिस्लेचर का इलेक्शन होता है, ठीक है। ये एक बॉडी बन जाती है लेजिस्लेचर की, जिसे हम सेंट्रल उसमें कहते हैं पार्लियामेंट। इसमें से जिस पार्टी की ज्यादा मेजॉरिटी होगी वो बन जाएगा एग्जीक्यूटिव। इसमें ऐसा होता है, पार्लियामेंट्री में एक ही इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट का इलेक्शन, उसमें जिस पार्टी के ज्यादा बंदे होंगे, जिस पार्टी के ज्यादा नंबर्स होंगे, वो एग्जीक्यूटिव संभालता है। वेयर एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम, जिसका एक शाइनिंग एग्जांपल है यूएसए, यूएसए में जो एग्जीक्यूटिव है, लीडर होता है आपकी गवर्नमेंट का, प्रेसिडेंट, उसके अलग इलेक्शन होते हैं, और यूएसए में जो लेजिस्लेचर है, जैसे यूएसए की कांग्रेस, उनकी सेनेट, उनके अलग इलेक्शन होते हैं। मेक सेंस? ठीक है। इधर क्या होता है, एक ही इलेक्शन होता है, उस लेजिस्लेटिव बॉडी में से लोग एग्जीक्यूटिव में चले जाते हैं, ठीक है। नाउ ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, इसकी एक प्रॉब्लम है। आपको याद होगा अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे सेपरेशन ऑफ पावर्स, कि ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं इनको सेपरेट रखना चाहिए, सेपरेशन होनी चाहिए पावर्स की, ठीक है, सेपरेशन होनी चाहिए। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ना एक तरह से वाटर टाइट सेपरेशन है, मतलब एग्जीक्यूटिव अलग है, इनका सिस्टम अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, कोई बंदा कॉमन नहीं है, जुडिशरी तो अलग है ही है। पार्लियामेंट्री में पता क्या है, जो लोग लेजिस्लेचर का पार्ट हैं वही एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं, जो लोग एमपी इलेक्ट हुए हैं वही तो मिनिस्टर्स बनेंगे, है ना। जितने भी पार्लियामेंट्री सिस्टम में मिनिस्टर्स होते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, उन्हें लेजिस्लेचर का, पार्लियामेंट में इलेक्शन जीतना होता है, राइट। तो एक तरह से पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना ये फ्यूज्ड है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये वाटर टाइट है,
ठीक है, ये बेसिक सा आउटले है। क्लियर? नाउ शशि थरूर जी कुछ आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है ना, उसमें जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर फिक्स्ड है। वो अगर 4 साल के लिए है, टेन्योर इज फिक्स्ड। वो अगर 4 साल के लिए आया तो वो 4 साल के लिए रहेगा, 5 साल के लिए है 5 साल के लिए रहेगा। बट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो प्रधानमंत्री है एंड हिज बैंड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पीएम है, ये पूरा अपना टर्म पूरा करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तब तक ऑफिस में रहते हैं, या तो इंडिया का एग्जांपल हो, या तो ये 5 साल के लिए रहते हैं, पर 5 साल तक कोई गारंटी नहीं है। ये तब तक ऑफिस में रहते हैं जब तक इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, जिसे हम कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। अगर इनके नंबर्स गिर जाते हैं, सरकार गिर जाती है। नाउ शशि थरूर कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना जो सरकार होती है, एग्जीक्यूटिव होता है, उसे हमेशा ना टेंशन होती है कि यार मेरी सरकार ना गिर जाए, मेरी सरकार ना गिर जाए, मेरी सरकार ना गिर जाए। इसीलिए वो इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार बचाने के चक्कर में सारे डिसीजन लेता है। जबकि जो प्रेसिडेंट है वो तो सिक्योर है, वो क्लियरली सिक्योर है कि 5 साल या 4 साल तो मैं अभी सरकार में रहूंगा, तो उसका पूरा दिमाग रहता है गवर्नेंस पे कि कैसे देश को आगे बढ़ाना है। वेराज जो ये हैं, इनका पूरा ध्यान, एक टांग इनकी होती है कि कैसे सरकार बचानी है और दूसरी टांग होती है देश को कैसे आगे लेके जाना है। तो ये गलत है। दूसरी चीज उन्होंने पता क्या बोली है शशि थरूर ने? उन्होंने बोला है कि ये जो मिनिस्टर्स होते हैं ना, ये होते हैं एमपीज। ये इलेक्ट तो लेजिस्लेचर में होके आए हैं, पर इनका काम होता है कि मंत्री बनना है। एक तरह से शशि थरूर कहते हैं कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ना इंडिया में या पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो लोग इलेक्ट होके आ रहे हैं जिनको ना चाहत है मिनिस्टर बनने की, पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं लेजिस्लेटर का। नाउ लेजिस्लेटर का कोर फंक्शन क्या है? लेजिस्लेटर का काम होता है लॉ बनाना, लॉ बनाने की उसकी कॉम्पिटेंस होती है। बट यहां पे जो लोग लेजिस्लेटर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमपी का इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी कोर कॉम्पिटेंस लॉ बनाना नहीं है। वो लॉ बनाना भी नहीं चाहते, उनको मंत्रिमंडल चाहिए, उनको मिनिस्टीरियलशिप, मिनिस्टर बनना है उनको। वेराज इधर जिनको लॉ बनाना है, जिनकी कोर कॉम्पिटेंस लॉ बनाने की है, वो लड़ते हैं सेनेट का इलेक्शन, कांग्रेस का, और जिनका काम है एग्जीक्यूटिव का, वो प्रेसिडेंट के लिए लड़ते हैं। प्रॉपर सेपरेशन है, टैलेंट पूल वैसे मिक्स नहीं है। ऑलराइट, तो इसी वजह से कहते हैं ये सरकारें ना जनरली अनस्टेबल होती हैं। अनस्टेबल होती है इसीलिए हमेशा इन्हें ना डर रहता है मेरी कोई सरकार ना गिरा दे। जैसे कि अशोक गहलोत को भी डर है ना मेरी सरकार ना गिर जाए, वैसे ही अब अशोक गहलोत जो गवर्नमेंट है राजस्थान में, वो अब काम पे ध्यान नहीं दे पा रही। जो उसको काम मिला हुआ है पब्लिक को सर्व करना, वो सरकार बचाने में लगी हुई है। वेराज इधर ऐसा दिक्कत नहीं है। क्लियर? और देख लेते हैं शशि थरूर ने क्या कहा है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अलाउज फॉर अ फ्यूजन ऑफ लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। और शशि थरूर कहते हैं यही प्रॉब्लम है। क्यों? बिकॉज दिस क्रिएट्स अ सिस्टम इन विच लेजिस्लेटर्स फाइट इलेक्शंस फॉर गेटिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसेस एंड नॉट लेजिस्लेट। जो एमपीज हैं वो इलेक्शन इसलिए लड़ते हैं कि एग्जीक्यूटिव का पार्ट बने, वो इसलिए नहीं लड़ते कि उन्होंने लॉज बनाने, उनका टैलेंट लॉ बनाने का है। Clear? Then it also creates a situation in which a government is focused more on staying in power than governing. ध्यान तो आपका अपनी सरकार बचाने में लगा हुआ है, right? Then it limits the executive post to those who are electable rather than those who are able. अब ये ध्यान से सुनना। शशि थरूर कहते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में ना प्राइम मिनिस्टर होता है और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। अच्छा, मंत्री कौन बनेगा? मंत्री वही इंसान बनेगा जो इलेक्शन जीत के आएगा। आपको पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है कि अगर आप पार्लियामेंट में इलेक्टेड नहीं हो तो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट नहीं बन सकते। तो मंत्री वही बनेगा जो इलेक्शन लड़के आएगा। इसमें पता है क्या प्रॉब्लम हो जाती है? इसमें मंत्री फिर ना पता है किस बेसिस पे बनाया जाता है? इस बेसिस पे नहीं बनाया जाता कि वो इंसान टैलेंटेड है, उसको पब्लिक पॉलिसी मेकिंग आती है, उसको देश चलाना आता है ना। उसको इस बेसिस पे मंत्री बनाया जाता है कि कितना अच्छा इलेक्शन जीतने में है, इलेक्शन जीतना इसे अच्छे से आता है। तो सिर्फ उसी इंसान को मंत्री बनाया जाएगा जो इलेक्टेबल है। जितना ज्यादा इंसान इलेक्टेबल होएगा, जितने ज्यादा उसके इलेक्शन जीतने के चांसेस होंगे, उतना ही वो मंत्री बनेगा। राइट? प्रेसिडेंशियल सिस्टम में पता क्या है, एक बारी प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया ना, उसके बाद जो भी वो अपने बंदे रखता है अपने अंडर, इस प्रेसिडेंट के हाथ में है।
वो बंदों को इलेक्शन लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अभी करंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पेयो, काफी नाम सुना होगा, वो प्रेसिडेंट ने खुद अपॉइंट करा, वो इलेक्शन लड़के थोड़ी आया, प्रेसिडेंट की मर्जी। तो इस केस में ना प्रेसिडेंट के पास फ्रीडम होती है कि वो टैलेंटेड लोगों को अपने मंत्रिमंडल में डाल ले। इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास फ्रीडम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर उसी को रखेगा जो इलेक्शन जीतने में पावरफुल है। इसलिए काफी टैलेंट वेस्ट हो जाता है और इसमें टैलेंटेड लोग आ जाते हैं आपके, ठीक है, ये कह रहे हैं वो। Then it puts a premium on defections and horse trading। जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहां सरकार गिरने का चांस होता है। यहां सरकार गिरेगी नहीं क्योंकि टेन्योर फिक्स्ड है, यहां सरकार कभी भी गिर सकती है। इसीलिए इस सिस्टम में इंसेंटिव होता है कि आप एमएलएस खरीद लो, एमपी खरीद लो, और ये हॉर्स ट्रेडिंग चल पड़ती है, आया राम गया राम सिस्टम चलता है। और हमने देखा होगा पिछले 2-3 सालों में कई सरकारें गिरी हैं बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, ठीक है। देन legislators are unable to voice their opinion and are bound by party's whip। हमने whip डिस्कस करा है एंटी डिफेक्शन की वजह से। अब एंटी डिफेक्शन लाना भी जरूरी था, नहीं तो आया राम गया राम राजनीति हो रही थी, राइट। अब एंटी डिफेक्शन जब आप ले आते हो तो आपकी पार्टी का बंदा ना अपना ओपिनियन नहीं दे सकता। He is bound by the opinion of his leader, हाई कमांड के अंडर रहेगा। अगर वो अपना ओपिनियन देगा तो उसे डिस्क्वालीफाई कर देंगे अंडर एंटी डिफेक्शन। तो इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ अ लेजिस्लेटर, जिसका काम है अपना ओपिनियन देना और लॉ बनाना, वो खत्म हो जाती है। वेयर एज प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक तो प्रेसिडेंट है, एक लेजिस्लेचर है, ठीक है। उस लेजिस्लेचर में भी पार्टियां हैं, जो कांग्रेस है यूएसए की या सेनेट है उसमें भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स हैं, बट वहां डिफेक्शन वाली कोई चीज नहीं है। बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेट लेजिस्लेटर्स होते हैं, डेमोक्रेट सेनेट मेंबर्स होते हैं, कांग्रेस मेंबर्स होते हैं, जो पार्टी लाइन के विरुद्ध चले जाते हैं, जो उनकी पार्टी कह रही है उसके अगेंस्ट चले जाते हैं और वो अपना ओपिनियन दे सकते हैं। नाउ वहां एंटी डिफेक्शन क्यों नहीं है, बिकॉज इंडिया में एंटी डिफेक्शन का पर्पस पता क्या था, सरकार को बचाना, नहीं तो सरकार गिरती रहती थी। यूएसए में सरकार गिरती नहीं है, इसलिए उन्होंने एंटी डिफेक्शन जैसा प्रोविजन नहीं डाला हुआ। एंटी डिफेक्शन जैसा नहीं डाला हुआ तो हर लेजिस्लेटर, हर सेनेट मेंबर, हर कांग्रेस मेंबर, हर लेजिस्लेटर के पास फ्रीडम है कि वो अपना ओपिनियन दे सके। तो पार्लियामेंट या जो सेनेट होती है, पार्लियामेंट या जो लेजिस्लेचर होता है, उसका मेन पर्पस पता क्या होता है, वो डेलिबरेटिव चेंबर है, जहां पे डिफरेंट टाइप के लोग ओपन डिस्कशन कर सकते हैं जिससे कुछ मुद्दा सॉल्व होएगा। अब अगर आप ओपन डिस्कशन ही नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एंटी डिफेक्शन, तो फिर फायदा क्या लेजिस्लेचर का? तो ये कह रहे हैं शशि थरूर। ऑलराइट, so this is the system. Legislators are unable to voice their opinion and are bound by party's whip. Now ये जो चीज है ना, ये आपके मेंस के आंसर राइटिंग में काम आ सकती है। पूछ सकते हैं आपसे कि डू यू थिंक प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेटर फॉर इंडियन कॉन्टेक्स्ट देन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऐसा पूछ सकते हैं। और ऐसा भी पूछ सकते हैं कि मतलब ये क्वेश्चन तो पूछ ही लेंगे, इस क्वेश्चन में आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए। आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम के इंडिया में क्या एडवांटेजेस हैं वो भी पता होने चाहिए, वो तो हमने डिस्कस कर लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉलो करा। आपको पता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जहां डिबेट हो रही थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उस डिबेट में ये आया है कि इंडिया को प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो करना चाहिए पार्लियामेंट्री। उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा था नहीं, इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा है। उनके दिमाग में कोई रीजन होगा, कोई रीजन ही होगा, राइट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या ऐसे में आपको कहीं लिखना होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या रीजन है कि इंडिया के लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम कई लोगों के हिसाब से बेटर समझा जाता है। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। प्रेसिडेंशियल सिस्टम माइट लीड टू डिक्टेटरशिप ऑफ एग्जीक्यूटिव। अगर प्रेसिडेंट सरकार में आ जाता है, ठीक है, तो वो 4 साल या 5 साल जब तक है वो अपनी चला सकता है, क्योंकि उसे डर ही नहीं है कब उसकी सरकार गिर जाए। वेयर एज जो ये लोग हैं, क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सरकार को हमेशा डर रहता है कि उसकी सरकार कभी भी गिर सकती है, इसलिए वो ज्यादा अकाउंटेबल रहती है, इसलिए वो ज्यादा मतलब डिक्टेटरशिप से नहीं चलाती, राइट। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जैसा हम डोनाल्ड ट्रंप के केस में देख रहे हैं, चांसेस हैं कि एग्जीक्यूटिव डिक्टेटोरियल हो जाए, राइट, ठीक है। उसे पता 5 साल तक उसे कोई नहीं हिला सकता, तो वो अपनी मन की चलाएगा। वेयर एज जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसमें अपने मन की इतनी नहीं चला सकते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अपने मन की कुछ खराब चला दी तो पार्लियामेंट में सवाल उठेंगे और पूरी दुनिया देखेगी। क्लियर? देन plurality of our society is best served through parliamentary system and coalition politics. Now ये क्या है, हमारा देश डाइवर्स देश है, हमारे देश में इतने सारे रिलीजन, इतने सारी कास्ट, इतने सारी क्रीड, बहुत सारी चीजें हैं,
राइट अगर उन सारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देनी है ना आपने, तो आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ही बनाना पड़ेगा। व्हाई? लेट्स सपोज प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इंडिया में, और इंडिया में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, एक कोई पर्टिकुलर रिलीजन का इंसान प्रेसिडेंट बन जाता है, राइट नाउ वो प्रेसिडेंट है और वो अपने हिसाब से अपना कैबिनेट भी चूज कर लेता है, अपने बंदे भी चूज कर लेता है, क्योंकि इलेक्शन से तो होंगे नहीं उसके बंदे, हमने अभी डिस्कस करा है, वो अपने हिसाब से चूज कर सकता है ना। वो इंसान क्या करता है, वो अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स ही चूज कर लेता है, सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोग चूज कर लेता है ना। इससे बाकी कम्युनिटीज ये नहीं सोचेंगी कि हमारा तो नुकसान हो गया, हमारे बंदे तो रिप्रेजेंटेड ही नहीं है, जो लोग सरकार चला रहे हैं वो तो इस कम्युनिटी के हैं, हमारे कम्युनिटी के बंदे ही नहीं है। कोई रिलीजन ऐसा सोच सकता है, कोई कास्ट ऐसे सोच सकती है। इसीलिए इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग अपने हिसाब से वोट देते हैं और उनके लोग पार्लियामेंट में जाते हैं। अगर उस कम्युनिटी के नंबर ज्यादा हैं तो उनको मिनिस्टरशिप भी मिल जाती है। प्लस इंडिया में कोलिशन पॉलिटिक्स का भी सिस्टम है ना। कोलिशन पॉलिटिक्स पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही पॉसिबल है, प्रेसिडेंशियल में तो पॉसिबल नहीं है। कहते हैं कोलिशन पॉलिटिक्स के नुकसान भी हैं कि सरकार हमेशा डामाडोली रहती है, पर कोलिशन पॉलिटिक्स का फायदा पता क्या है, इसमें सबका साथ सबका विकास हो सकता है, सबके ओपिनियन लिए जा सकते हैं। बंगाल में अगर आपने ममता बनर्जी की हेल्प से सरकार बनाई हुई है तो उनके ओपिनियन भी लिए जाएंगे, उनको साइडलाइन नहीं किया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये है पॉइंट इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। देन इट ऑल्सो कीप्स अ चेक ऑन द डिक्टेटरशिप ऑफ वन पार्टी और वन आइडियोलॉजी। एक आइडियोलॉजी जो जीत गई वो अपनी आइडियोलॉजी बाकियों पे थोपेगी, राइट ये प्रेसिडेंशियल है। पार्लियामेंट्री में क्या है, एक आइडियोलॉजी की पार्टी को शेयर करना पड़ता है, बाकी आइडियोलॉजीज उनको साथ लेके चलना पड़ता है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास, वो पॉसिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम में। इंक्लूसिव गवर्नेंस तभी पॉसिबल है, राइट। द रूट कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। हाँ, ये जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल शशि थरूर के अगेंस्ट जाता है, ये कहता है कि प्रेसिडेंशियल शशि, ये आर्टिकल जिन्होंने आर्टिकल लिखा ना वो कहते हैं शशि थरूर ने ना थोड़ा मुद्दा गलत पकड़ा है। नो डाउट प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अपने फायदे हैं, बट पार्लियामेंट्री सिस्टम के इतने नुकसान नहीं है। और जो नुकसान शशि थरूर गिनवा रहे हैं ना कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के देखो ये नुकसान है, वो कहता है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के नुकसान नहीं है, वो हमारे पॉलिटिकल कल्चर के नुकसान है। अगर इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर अच्छा होता तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हम अच्छी गवर्नेंस दे देते। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल कल्चर? पॉलिटिकल कल्चर का मतलब क्या होता है? जैसे अगर एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि जो यूरोप है ना, यूरोप में जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, या हम वेस्टर्न यूरोप की बात कर लें, उसमें इलेक्शन लड़े जाते हैं मुद्दों पे के या परफॉर्मेंस पे, कि जो मंत्री है उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही थी पिछले साल, वो किन किन इश्यूज पे बात कर रहा है। लोग जो वोट देते हैं ना वो इश्यूज पे देते हैं। इंडिया में वोट इश्यूज पे भी दिए जाते हैं, पर इश्यूज के साथ साथ आप कास्ट पे भी वोट देते हो। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी कास्ट के बंदे को ही जिताते हैं। आप रिलीजन पे भी वोट देते हो, राइट, आप कम्युनिटी पे वोट देते हो। तो इसके लिए जो लिटरेट वर्ड है ना, इसके लिए जो एकेडमिक जार्गन यूज किया जाता है, एकेडमिक वर्ड यूज किया जाता है, वो ये है कि इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है जहां पे कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी के बेस पे वोट दिया जाता है, राइट। तो इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है जहां कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन के बेसिस पे वोट दिया जाता है। इसलिए पॉलिटिकल कल्चर में खराबी है, सिस्टम में खराबी नहीं है, ठीक है। अगर यहां पे भी मुद्दों की राजनीति हो ज्यादा तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अच्छा चल जाएगा, ठीक है, बट यहां मुद्दों की राजनीति नहीं है। इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर ऐसा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ कुछ ही पार्टीज की आइडियोलॉजी है। जैसे जो रूलिंग पार्टी है उनकी एक आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्टों की एक आइडियोलॉजी होती है, बट इन दोनों के अलावा जितनी भी पार्टीज है ना, उनकी कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है कि मैं राजनीति में इसलिए आया हूं, ये मेरी आइडियोलॉजी है। क्योंकि जिसकी आइडियोलॉजी होगी ना, वो अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा, क्योंकि उसकी आइडियोलॉजी तो उस पार्टी के साथ है, राइट। बट क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम पार्टीज, इनके लिए ना वर्ड यूज किया जाता है, इंडिया में मैक्सिमम पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस को कहते हैं कैच ऑल पार्टीज। कैच ऑल पार्टीज का मतलब सारी आइडियोलॉजी के लोग हमारी पार्टी में आ जाओ। अगर आपकी पार्टी की कोई फिक्स्ड मेन आइडियोलॉजी नहीं है तो आपकी पार्टी में लोग किस बेसिस पे आएंगे? पैसे के लिए आएंगे आपकी पार्टी में, कि अगर आपकी पार्टी जीत रही है तो आ जाएंगे,
ठीक है, और बहुत सारे सेल्फिश कारणों की वजह से आएंगे, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है ना, तो वो कभी भी पैसे के लिए आपकी पार्टी छोड़ भी सकते हैं, पैसे और पावर के लिए कभी भी ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसीलिए इंडिया में ये देखा जाता है कि लोग जो पार्टी रूलिंग होती है उसमें ज्वाइन करना शुरू कर देते हैं, और जो पार्टी हार जाती है उसमें लोग छोड़ना शुरू कर देते हैं। लोग ऐसे पार्टी बदलते हैं, क्यों? क्योंकि पार्टी की लोगों की, जो पार्टी के मेंबर्स हैं, उनकी कोई फिक्स्ड आइडियोलॉजी नहीं है, और फिक्स्ड आइडियोलॉजी ना होना इंडिया का पॉलिटिकल कल्चर है, ये हमारा कल्चर है पॉलिटिकल, ठीक है। तो ये इंसान कहते हैं कि पॉलिटिकल कल्चर मुद्दा है, सिस्टम मुद्दा नहीं है। अगर ये सुधर जाए, लोगों की आइडियोलॉजी हो, लोग कास्ट रिलीजन के बेसिस पे वोट ना दें, लोग मुद्दों की राजनीति करें, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम भी अच्छा चल जाएगा, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। तो ये दोनों साइड्स हैं, आपको दोनों साइड्स पता होनी चाहिए, क्योंकि आंसर्स में, मेंस टाइप क्वेश्चंस में आप दोनों साइड्स यूज कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये मुद्दा हमारा खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट इशू पे आ जाते हैं। जो नेक्स्ट दो इश्यूज है ना, उस पे हमें इतनी लंबी डिस्कशंस करने की जरूरत नहीं होगी। जो पहले दो इश्यूज अभी हम कवर कर चुके हैं, इनकी डिस्कशन थोड़ी लंबी थी। नेक्स्ट दो इश्यूज ना हम बड़े ब्रीफ में करेंगे, क्योंकि इनका जो कॉन्टेक्स्ट है, इनका जो पूरा एरिया है जो ये कवर करते हैं, वो इतना बड़ा नहीं है। हमें बस कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो नेक्स्ट दो इश्यूज के, जो नेक्स्ट दो आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे, बस उतना ही पेपर में आएगा। ऑलराइट, नाउ पहला इशू है हाई कोर्ट फॉर पुडुचेरी। पुडुचेरी जो है एक यूनियन टेरिटरी है, राइट। नाउ बात ये चल रही है कि पुडुचेरी को भी अपना सेपरेट हाई कोर्ट मिले। नाउ क्या सिस्टम क्या है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। आपको पता होना चाहिए कि जो पौंडीचेरी है ना, पुडुचेरी, वो फ्रेंच टेरिटरी थी, ठीक है, पहले फ्रेंच कॉलोनीज थी वो। 1962 में पौंडीचेरी को आपने इंडिया में इंडक्ट कर दिया, ठीक है। अब वो इंडिया की टेरिटरी बन जाता है 1962 में। नाउ 1962 में अगर वो इंडिया की टेरिटरी बन जाता है, तो यहां पे पुडुचेरी के लोगों को अगर न्याय चाहिए तो उनका कोर्ट कौन होगा, उनके लिए उनका हाई कोर्ट कौन होगा। तो उस टाइम डिसाइड ये किया गया कि तमिलनाडु का जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में ही लाई करेगा पुडुचेरी, राइट। तो मद्रास हाई कोर्ट विल हैंडल केसेस इन पुडुचेरी। तो पुडुचेरी के लिए हाई कोर्ट होगा मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है, ये डिसाइड किया गया था ना। तमिलनाडु, जिसको मद्रास हाई कोर्ट केटर करता है ना, तमिलनाडु इज अ बिग स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए ना तमिलनाडु ने ये डिसाइड करा कि यार हमारे यहां पे ना, वैसे तो मद्रास हाई कोर्ट का जो प्रिंसिपल सीट है, मेन बेंच है जहां कोर्ट लगता है, वो तो है चेन्नई में, पर बहुत सारे लोग हैं जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तमिलनाडु के, उनके लिए बार बार, अगर उन्हें जस्टिस चाहिए, उनके लिए बार बार चेन्नई आना, जो कोस्ट पे लाई करता है, एक साइड ऑफ तमिलनाडु पे लाई करता है, वहां आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो तमिलनाडु ने यह डिसाइड करा कि हम क्या करते हैं, मेन सीट तो हमारी चेन्नई में है, हम एक बेंच एस्टैब्लिश कर देते हैं मदुराई में भी, ताकि जो मदुराई के आसपास के लोग हैं ना, उन्हें बार बार चेन्नई ना आना पड़े। उनके लिए मदुराई में भी एक सीट बना दी, एक बेंच बना दिया मद्रास हाई कोर्ट का ही, नाम मद्रास हाई कोर्ट ही होगा, पर मद्रास हाई कोर्ट के अब आप दो बेंच है, एक तो मेन सीट है चेन्नई में, और जो मदुराई के आसपास के लोग हैं उन्हें बार बार चेन्नई ना जाना पड़े, उनको दूर पड़ता था, इसीलिए आपने मदुराई में बेंच लगा दी। नाउ अब पौंडीचेरी को भी केटर करता है मद्रास हाई कोर्ट ना। बहुत सारी आवाजें ऐसी उठ रही हैं कि पौंडीचेरी के लिए भी आप सेपरेट बेंच बना दो, तो तमिलनाडु या मद्रास हाईकोर्ट के तीन बेंच हो जाएंगे, चेन्नई, मदुराई और पौंडीचेरी, राइट। और पौंडीचेरी के भी, पुडुचेरी के भी सेम रीजंस हैं जो मदुराई वालों के थे, ठीक है। उनके केसेस भी, उन्हें बार बार चेन्नई जाना पड़ता है, उनके भी कई केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं जो पौंडीचेरी में हैं। अब पौंडीचेरी के अगर बहुत सारे केसेस होंगे, वो मद्रास हाई कोर्ट में अटक के रह जाएंगे। अब मद्रास हाई कोर्ट के अपने भी केसेस हैं तमिलनाडु के, तो वो पेंडेंसी वगैरह बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि पुडुचेरी का एक या तो सेपरेट हाई कोर्ट कर दो, या पुडुचेरी के लिए एक अलग बेंच बना दो, राइट। तो ये आर्टिकल डील करता है उसी मुद्दे से, उसी इशू से, ठीक है। हमारे लिए वैसे तो ये लोकलाइज्ड इशू हो गया, इस रीजन का इशू हो गया, बट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इससे ना कई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमें समझ आ जाएंगे कि हाई कोर्ट से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा है, कौन से आर्टिकल्स हैं। ऑलराइट, चलो ये इशू देखते हैं फिर। नाउ in 1962 Puducherry was merged with India and the jurisdiction of Madras High Court was extended to it, ये हम देख चुके हैं। In 2017 Puducherry Legislative Assembly passes a unanimous resolution to have its own High Court and Madras High Court was informed about it. पुडुचेरी, आपको पता है पुडुचेरी एक यूनियन टेरिटरी है, जो 1962 में आई थी, ये यूटी आई थी, पर ये ऐसी यूटी है जिसकी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली हो गया अपना नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली है, उसकी अपनी विधानसभा है,
पुडुचेरी भी एक ऐसी यूटी है जिसकी अपनी विधानसभा है। तो पुडुचेरी की विधानसभा ने ये रेजोल्यूशन पास करा था कि पुडुचेरी के लिए एक स्पेशल हाईकोर्ट होना चाहिए, अलग हाईकोर्ट होना चाहिए, राइट। इन द सेम ईयर Pondicherry Bar Association, वकीलों की एसोसिएशन, also passed a resolution seeking establishment of a high court। ठीक है, 2019 में जो पुडुचेरी के सीएम है, कांग्रेस पार्टी से ही है, पुडुचेरी के सीएम ने कह दिया था कि हाई कोर्ट तो नहीं, पर मैं क्लियरली कहता हूं कि पुडुचेरी को अपनी एक अलग बेंच तो चाहिए ही। मद्रास हाई कोर्ट की एक और बेंच होनी चाहिए पुडुचेरी में, अगर हाई कोर्ट नहीं दे सकते। सेड दैट अ बेंच ऑफ द मद्रास हाई कोर्ट एट पुडुचेरी ऑन द लाइंस ऑफ द वन सेट अप इन मदुराई। जैसे मदुराई में एक बेंच है, पौंडीचेरी में भी होनी चाहिए, बट ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हाई कोर्ट ही अलग कर दो इनका। ठीक है, अब उसकी फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो देख लेते हैं। Reasons in favor of Puducherry having a separate high court। कहा यह जाता है कि जो मद्रास हाई कोर्ट है ना, उसका जो भी खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, वो पुडुचेरी को भी देने पड़ते हैं ना। पुडुचेरी ये आर्ग्यू करता है कि हमें ना जरूरत से ज्यादा हमारा शेयर है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में, जितनी हमारी पॉपुलेशन है उस हिसाब से तो हम बहुत ज्यादा दे रहे हैं मद्रास हाई कोर्ट का खर्चा। ठीक है, तो इसीलिए पुडुचेरी कह रहा है कि अगर हम अपना सेपरेट हाई कोर्ट कर लेंगे तो उसका खर्चा तो कम होगा, 4 या 5 जजेस होंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, छोटा है, तो हमारा खर्चा कम होगा। क्योंकि अभी मद्रास हाई कोर्ट को मेंटेन करने के लिए डिस्प्रोपोर्शनेटली ज्यादा पॉपुलेशन के मुकाबले हमें ज्यादा खर्चा देना पड़ रहा है। तो पुडुचेरी हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली हाई शेयर इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। देन सेपरेट हाई कोर्ट वुड इंश्योर फास्टर डिस्पोजल ऑफ केसेस। ऑब्वियस सी बात है, अगर अलग हाई कोर्ट होगा, उस हाई कोर्ट में सिर्फ पुडुचेरी के केसेस सुने जाएंगे, तो बहुत ज्यादा केसेस नहीं होंगे, वर्कलोड कम होगा जजेस पे वर्कलोड कम होगा तो जल्दी केस होंगे। तारीख पे तारीख, वो जो सन्नी देओल का डायलॉग है वो नहीं होएगा, राइट, मेक सेंस। As of 2016, जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया वाज 12 जजेस पर मिलियन। कहा जाता है इंडिया में केसेस जो कोर्ट में सालों साल अटके रहते हैं ना, उसका कारण है शॉर्टेज ऑफ जजेस। और शॉर्टेज ऑफ जजेस कैसे? हमारे कंट्री में हर 10 लाख आदमी के लिए, 10 लाख लोगों के लिए 12 जजेस हैं। दिस इज वेरी लो। ठीक है, so judges to population ratio in India is 12 judges per million people. A separate high court in Puducherry would surely make matters better for Puducherry। कम से कम पुडुचेरी में तो जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो बढ़ जाएगा, ज्यादा जजेस होंगे पर पॉपुलेशन। ठीक है, नाउ मेमोरेंडम प्रोवाइडेड बाय ऑल इंडिया बार एसोसिएशन टू द चीफ मिनिस्टर इन 2017 shows that the number of cases disposed from Puducherry is 3 times more than the number of cases disposed by 4 high courts। आपको पता है त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, ये छोटी छोटी स्टेट्स हैं, इनके अपने हाई कोर्ट हैं। ठीक है, पुडुचेरी का अपना हाई कोर्ट नहीं है, पर पुडुचेरी के इन चारों से ज्यादा केसेस हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल ये बताता है, ये जो पॉइंट है ये बताता है कि ये जो 4 स्टेट्स हैं, इन चारों के अगर आप केसेस मिला लो, उससे ज्यादा केसेस, कहीं ज्यादा केसेस अकेले पौंडीचेरी के हैं, पुडुचेरी के हैं। जबकि इन चारों को अपने अलग अलग हाई कोर्ट मिले हैं, और पौंडीचेरी जिनके मिला के इनसे ज्यादा केसेस हैं, उसको अपना हाई कोर्ट नहीं मिला। तभी तो फिर केसेस अटके रहते हैं, राइट। एंड एज वी ऑल नो, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो जस्टिस ही नहीं मिल रहा है। नाउ बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, जो सीएम ने भी कहा था पौंडीचेरी के, उन्होंने कहा था कि हम सेपरेट बेंच तो ले लें। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेपरेट बेंच भी ना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, अलग हाई कोर्ट ही चाहिए। ठीक है, why a separate bench like one at Madurai won't work for Puducherry? Puducherry will still have to share administrative expenses of the Madras High Court। मद्रास हाई कोर्ट में जितना उसे मेंटेन करने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, वो तो फिर भी देना पड़ेगा। अपना हाई कोर्ट हो जाएगा तो वो अपने हाई कोर्ट के लिए पैसा देगा। ठीक है, वैसे कहा ये पता क्या जाता है, कहा यह जाता है कि जिस स्टेट में हाई कोर्ट होगा ना, सिर्फ उस स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड से ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिए जाएंगे। बट ये जो प्रोविजन है ना, ये पुडुचेरी के केस में वायलेट होता है। वैसे कहा यह जाता है जहां हाई कोर्ट है ना, जिस स्टेट में, सिर्फ उसी स्टेट को पैसे देने पड़ेंगे, बट इधर पौंडीचेरी को भी देने पड़ते हैं। खैर, जजेस माइट नॉट प्रेफर शटलिंग बिटवीन बेंचेस एट मदुराई, चेन्नई एंड पुडुचेरी। अब जजेस तो वही हैं मद्रास हाई कोर्ट के। अब जजेस ना जनरली प्रेफर नहीं करेंगे कि कभी उन्हें मदुराई बैठना पड़ रहा है, कभी चेन्नई बैठना पड़ रहा है, कभी पौंडीचेरी बैठना पड़ रहा है। अगर इतने बेंचेस हो गए तो जजेस ना इतने ज्यादा ट्रैवल नहीं करेंगे। तो कई बार ऐसे होगा कि जजेस जिनको पौंडीचेरी होना चाहिए वो एब्सेंट हो, राइट। ऐसे केसेस आ सकते हैं, तो पौंडीचेरी का फिर नुकसान हो जाएगा। खैर, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, 2 आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। एक आर्टिकल 230 है। आर्टिकल 230 क्या है?
Parliament may by law extend the jurisdiction of a high court to exclude the jurisdiction of a high court from any union territory. मतलब किसी स्टेट के हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी पे हो सकती है या नहीं हो सकती, ये काम सिर्फ पार्लियामेंट का है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का नहीं है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी एक पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन किसी यूनियन टेरिटरी पे लगा सकता है या हटा सकता है। तो अगर पौंडीचेरी को सेपरेट हाई कोर्ट चाहिए तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में है, ठीक है। देन लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट इज नॉट एम्पावर्ड टू रिस्ट्रिक्ट, इंक्रीज और अबॉलिश दैट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर के हाथ में होता और यूटी के लेजिस्लेचर के हाथ में होता तो पौंडीचेरी कब का मद्रास हाई कोर्ट को साइड पे करके अपना हाई कोर्ट बनाया था, पर ये पावर है पार्लियामेंट की। ऑलराइट, एंड आर्टिकल 241 क्या कहता है? पार्लियामेंट मे बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट अ हाई कोर्ट फॉर अ यूटी और डिक्लेयर एनी कोर्ट इन एनी सच यूटी टू बी हाई कोर्ट फॉर ऑल और एनी ऑफ द पर्पसेस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आर्टिकल 230 भी और 241 भी ये क्लियर करता है कि अगर सेपरेट हाई कोर्ट बनाना पौंडीचेरी का तो वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में पावर है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना पौंडीचेरी की, वो बस रेजोल्यूशन पास करके अपना व्यू दे सकती है, फाइनल डिसीजन पार्लियामेंट ने लेना है। पार्लियामेंट अगर चाहे तो मदुराई हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन हटा सकता है और आर्टिकल 241 के तहत एक नया हाई कोर्ट बना सकता है फॉर पौंडीचेरी, पुडुचेरी टू बी प्रिसाइज। ऑलराइट, तो ये आर्टिकल खत्म होता है। अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी आर्टिकल की तरफ जिसका नाम है अ जेंडर्ड गेज ऑफ जस्टिस, ठीक है। नाउ आई वुड वांट कि इंडियन एक्सप्रेस में जो आर्टिकल आया ना इसे आप भी पढ़ना। इसमें जो मटेरियल होगा ना वो आपके काम आ सकता है फॉर मेंस आंसर राइटिंग एज वेल एज एस्से में कई बार ये जो इंफॉर्मेशन है आपके काम आ सकती है। नाउ इस आर्टिकल को हम ब्रीफ में स्टडी करेंगे, इससे रिलेटेड पॉइंट्स मतलब जो भी एग्जैक्ट वो चीजें हैं वो नहीं हम देखेंगे, ब्रीफ में इसे डिस्कस करेंगे कि ये कहना क्या चाहता है आर्टिकल, और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको याद होने चाहिए अगेन फॉर मेंस एंड एस्से एंड ऑल। नाउ ये आर्टिकल एक्चुअली ना कुछ रेप केस वाली जजमेंट्स को क्रिटिसाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ना जो रेप केस के ट्रायल्स होते हैं उसमें कई बारी जो कोर्ट्स हैं, जो जजेस हैं, वो ऐसी जजमेंट दे देते हैं जिससे ना लगता है कि जजेस आर बायस्ड अगेंस्ट द वुमेन, जजेस आर बायस्ड अगेंस्ट फीमेल्स। जो विक्टिम्स हैं रेप की, उनके खिलाफ थोड़ी सी जजमेंट आ जाती है, नॉट उनके खिलाफ आ जाती है पर ऐसे स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ये थोड़े शॉविनिस्टिक हैं, एंटी फेमिनिस्ट हैं, ये कुछ ऐसे वो उन्होंने बोला है, ठीक है। नाउ ये क्या कहना चाहते हैं इस आर्टिकल में ना, अभी रिसेंटली एक जजमेंट दी गई थी विच इज द केस वाज राकेश बी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो इसमें ना अक्यूज्ड को बेल दे दी थी आपने, पता है किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि जो विक्टिम है ना, कहा यह गया था कि कोई भी रेप विक्टिम जो होता है ना वो सो नहीं जाता रेप के बाद। ये लॉजिक दिया गया था जजेस के द्वारा कि रेप होने के बाद उसको नींद नहीं आती, प्लस वो जैसे ही उसका रेप होता है वो फटाफट वो भागती है और लोगों को बताती है, राइट। इस केस में ना अक्यूज ने ऐसा किया नहीं और रेप के बाद वो मतलब बेहोश हो गया, उन्हें नींद आ गई। तो कोर्ट ने कहा शायद हम ये मानते हैं कि रेप हुआ ही नहीं, मतलब अभी हम डिसाइड करेंगे बट देयर आर चांसेस कि रेप हुआ नहीं, बिकॉज वो कहते हैं कि इंडियन वुमेन सो नहीं सकती आफ्टर रेप। ऐसी सी रीजनिंग दी और इस केस में जो अक्यूज था, जो रेप अक्यूज था जिसने करा था, उसे बेल मिल गई थी। नाउ ये आर्टिकल कहता है कि सिर्फ ये इकलौता ऐसा केस नहीं है, पास्ट में ऐसे कई केसेस हुए हैं, बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ऐसा वियर्ड सा एंटी फीमेल लॉजिक यूज करके ना कोर्ट्स ने जजमेंट्स दी हुई है। जैसे एक केस ये बताते हैं कि तुकाराम केस था या महमूद फारूकी केस था, उन केसेस में ना कोर्ट ने पता है क्या आर्ग्यूमेंट दिया था? उन केसेस में कोर्ट ने यह आर्ग्यूमेंट दिया था कि अगर किसी विक्टिम के, जो रेप विक्टिम है, उसकी बॉडी पे स्ट्रगल मार्क्स नहीं है ना कि जबरदस्ती करी थी, जो रेप एक्यूज्ड है, जो इंसान ने जिसने रेप करा है, उसके बॉडी पे अगर वूंड नहीं है, कोई भी चोट वगैरह नहीं लगती, तो चांसेस हैं कि उस लड़की ने कंसेंट दिया था वो एक्टिविटी करने के लिए। मतलब आप समझो कि अगर उसके ऊपर वूंड के निशान नहीं है, अगर उसके ऊपर जो जिसका रेप हुआ है उसके ऊपर स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है, तो चांसेस हैं कि ये जो एक्ट हुआ है ये कंसेंट से हुआ है, इसलिए रेप है ही नहीं, इसलिए इस इंसान को जो अक्यूज है उसे बाइज्जत बरी कर दिया जाए। ऐसे करे हुए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे केसेस डॉक्यूमेंट हो चुके हैं कि कई लोगों ने ऐसे गन पॉइंट रख के, सिर पे गन रख के भी रेप करा हुआ है। अब उसमें निशान तो आएंगे नहीं बॉडी पे, राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें ये जो कोर्ट की तरफ से वो है ना कि कैसे प्रूव करें कि रेप है या नहीं है, ये जो कोर्ट ने अपनी तरफ से चीजें यूज करी हुई हैं कि
कि जैसे राकेश बी में यूज करें कि कोई सो नहीं सकता इसके बाद, या जैसे महमूद फारूकी या तुकाराम केस में कहा है कि मार्क्स नहीं है बॉडी पे, वुंड मार्क्स। तो ऐसे ये जो केसेस है ना, ये आर्टिकल आर्ग्यू करता है कि ये गलत है। अब ये आर्टिकल क्यों कहता है ये गलत है? ये आर्टिकल कहता है कि हमारा जो लॉ है ना, उसमें ऐसे प्रोविजंस दिए हुए हैं जिसके बेसिस पे आप रेप का केस आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रेप हुआ या नहीं हुआ था। ऐसी चीजें दी हुई हैं जिनको यूज करके, लॉ में ही ऐसी चीजें दी हैं जिनको यूज करके आप प्रूव कर सकते हो। नाउ ये आर्टिकल कहता है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेप केसेस है ना, उनसे डील करने के लिए हमारे पास कई लॉ लीगल वो हैं, स्टैट्यूट्स हैं। जैसे आईपीसी का सेक्शन 375 और सेक्शन 376 डील्स विद रेप केसेस ओनली, कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, प्लस एविडेंस के लिए ना कि एविडेंस किस हिसाब से पेश होना चाहिए। एक एक्ट है हमारे यहां पे जिसका नाम है इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट। नाउ इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 114 है ना, सेक्शन 114A, उसमें पता क्या बोला जाता है? उसमें यह बोला जाता है कि अगर यह प्रूव हो जाए कि कंसेंट नहीं दिया था विक्टिम ने, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है अक्यूज्ड पे, कि अगर ये चीज प्रूव हो जाए कि ये रेप ही था, और रेप ही था मतलब कि जो लेडी थी, मतलब जो रेप विक्टिम थी, उसका कंसेंट नहीं था, फिर अब ना अक्यूज्ड को प्रूफ करना पड़ेगा कि नहीं मैंने रेप नहीं करा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसको प्रूफ करना पड़ेगा। अजम्पशन ये आ जाएगी कि इस बंदे ने रेप करा, अब इसे प्रूव करना है कि नहीं करा, इसे एविडेंस लेके आना है, राइट। बट ये तभी होगा जब कोर्ट में ये एस्टैब्लिश हो जाए कि कंसेंट नहीं था। बट अगर तुकाराम जैसे केसेस होंगे जिसमें कोर्ट ना कंसेंट को एस्टैब्लिश करने के लिए ये देखता है कि बॉडी पे मार्क्स हैं या नहीं है, ठीक है, अगर उस बेसिस पे कोर्ट कह देता है कि बॉडी पे मार्क्स तो है नहीं, तो कंसेंट था, फिर उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ जो इंडियन एविडेंस एक्ट के 114 में है, बर्डन ऑफ प्रूफ अब एक्यूज्ड पे नहीं है जिसने रेप करा है, अभी भी विक्टिम पे ही है, क्योंकि अभी एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ कि उसने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था, राइट। तो ये इन चीजों के बारे में बात करता है। बट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या, आपको पता होना चाहिए कि ये आईपीसी के सेक्शंस व्हिच डील विद रेप, क्योंकि एसए में कई बार कोट करने में काम आ जाते हैं, एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। बाकी आई वुड वांट कि सोसाइटी के इंडियन सोसाइटी के हिसाब से अगर देखा जाए, मतलब जो आपके सिलेबस में है सोशल इश्यूज, या पॉलिटी के हिसाब से देखा जाए और एसए के हिसाब से देखा जाए, तो यू शुड एटलीस्ट वंस रीड दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल को पढ़ना जरूर। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारे सारे इश्यूज कवर होते हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए। ऑलराइट, तो लेट्स टेक अ लुक एट द क्वेश्चंस। नाउ दो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस ही आज मैं आपको दूंगा, ठीक है, मेंस टाइप क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, दो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, आपने उनके आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। Alright, now what are these two questions? Now, पहला question, consider the following statement. Statement 1, parliamentary system follows a watertight separation between different organs of the government. Different organs of the government क्या है? Executive, legislative, judiciary. तो parliamentary system में जो separation है इन तीनों के बीच में, वो watertight है, proper separation है, ठीक है। नंबर 2, अंडर द प्रेसिडेंशियल सिस्टम द एग्जीक्यूटिव इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्लियर? नाउ व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन। ऑलराइट, तो इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। जो भी इसका आंसर होगा, लेट्स सपोज आपका आंसर है सी, तो आपने लिखना है 1 उसके आगे सी। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, under the Constitution of India, the judiciary cannot call into question the validity of any proceedings in the legislature of the state on the ground of any alleged irregularity of procedure. एक तरह से judiciary cannot inquire into या call into question the internal workings of a legislature. Number 2, under the 10th schedule of the Constitution, the final decision regarding the disqualification of a member of legislature on grounds of defection shall be taken by the leader of the party in question. मतलब फाइनल जो पार्टी का लीडर होगा वो ही डिसाइड करेगा कि ये बंदा डिस्क्वालिफाइड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन या नहीं। ऑलराइट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, और नन। Alright, so जो भी आपका आंसर होगा, please write the answers in the comment section below. And I hope you really like the lecture. आपको लेक्चर समझ आया, आपको लेक्चर पसंद भी आया। If you have any doubts, then please write those doubts in the comment section below. I'll see you next time with more stuff. Thank you.